इंडिया की सबसे बड़ी नक्सली ऑर्गेनाइजेशन सीपीआई-एम की एक कथित चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसमें लिखा है कि वो हथियार डालने और बातचीत करने को तैयार है। इस चिट्ठी में लिखा तो काफी कुछ है, जो कि जरूरी है, पर सबसे जरूरी है इसकी टाइमिंग। दरअसल इस चिट्ठी से पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐलान किया था। 24 अगस्त 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि वामपंथी उग्रवादी यानी नक्सलवाद को निर्ममता से खत्म करने का वक्त आ गया है। मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को देश से पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। अब ऐसे में क्या सच में ये चिट्ठी अमित शाह के बयान की वजह से आई है? क्या शाह की डेडलाइन से 6 महीने पहले ही नक्सलियों ने घुटने टेक दिए हैं? क्या वाकई हथियार डालने को मजबूर हुए हैं नक्सली, या फिर ये कोई चाल है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि अगर सरेंडर हुए तो नक्सलियों के साथ क्या होगा? चलिए आज की इस वीडियो में सब कुछ जरा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर नक्सलवाद है क्या, ये क्यों और कैसे शुरू हुआ। देखिए साहब, नक्सलवाद भारत में एक आर्म्ड रेबल यानी कि विद्रोह आंदोलन है जो सीपीआई-एम जैसे ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। ये गरीबी, इनइक्वालिटी और आदिवासी शोषण के खिलाफ लड़ाई का दावा करता है, और इनकी लड़ाई में हिंसा और उग्रवाद है। जिन्होंने इस आंदोलन के नाम पर कई सारे हमले किए, जिनमें बहुत से लोगों की जानें भी गई हैं। नक्सलवाद भारत सरकार को उखाड़ फेंककर साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट व्यवस्था लाना चाहता है, जिसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, जब आदिवासी इलाकों में गरीबी, बेरोजगारी और जमींदारों का शोषण बढ़ गया था। पश्चिम बंगाल के चारू मजूमदार और कानू सामयाल जर्मन फिलोसोफर मार्क्स और चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुम को अपना नेता मानते थे। चारू और कानू ने सीपीआई ज्वाइन करने के बाद माओ के पैटर्न पर किसानों के हथियारबंद दस्ते बनाकर जमींदारों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल के चारूबाड़ी नाम के गांव में एक जमींदार की हत्या के बाद इस हिंसक विचारधारा को नक्सलवाद कहा जाने लगा। खैर, अब आते हैं इस चिट्ठी पर। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी, इनकी कथित चिट्ठी पर नक्सली लीडर और सीपीआई-एम के प्रवक्ता अभय का नाम लिखा हुआ है। चिट्ठी पर 15 अगस्त 2025 की तारीख है, लेकिन ये वायरल अब हुई है। अगर चिट्ठी के अंदर लिखी बातों का जिक्र किया जाए तो इसमें मोटे-मोटे तौर पर 4 बड़ी बातें हैं। सबसे पहली चीज चिट्ठी में जो है वो ये लिखा है कि हमने हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी तौर पर रोकने का फैसला किया है। भविष्य में हम आम लोगों की समस्याओं को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों और संस्थाओं से कंधा मिलाकर काम करेंगे। इस बारे में हम केंद्र के गृह मंत्री यानी अमित शाह और सरकार के लोगों से बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि हमें इस बारे में पार्टी को अवगत कराना पड़ेगा। इस पर राजी होने वाले साथियों में से एक डेलीगेशन शांति वार्ता में शामिल होगा। अभी हमारे संपर्क में कुछ लीडर पूरी तरह सहमत है। तीसरी चीज है कि केंद्र सरकार से हमारा अनुरोध है कि देश भर से अलग अलग राज्यों में और जेल में बंद साथियों से मशवरा करने के लिए हमें 1 महीने का वक्त दे दे। इस पर सरकार के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत के लिए भी हम तैयार हैं। अब चौथी और आखिरी बात यह है साहब कि फौरन 1 महीने के लिए सीज फायर करें। जंगलों में बह रहे खून को रोककर शांति लाना सरकार के रुख पर निर्भर करेगा। देखिए, अब इस चिट्ठी की बातों से तो यही लग रहा है कि नक्सलवादी अब इन सब चीजों को बंद करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ उस एक स्टेटमेंट से हुआ है? 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने की बात कही थी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में उन्होंने कहा था कि भाई अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ आखिरी हमला किया जाए। अमित शाह की डेडलाइन के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन कागार जैसे कई अभियान चलाकर नक्सली कैंपों पर हमले तेज कर दिए हैं। यहां तक कि 16 जुलाई को पी सुंदरराजन ने यह भी कहा कि नक्सलियों ने अपने लेटर में स्वीकार किया कि 2024-25 में 350 से ज्यादा नक्सलियों की मौतें हुई हैं। इनमें सीपीआई-एम के केंद्रीय समिति के 4 और राज्य स्तरीय समिति के 15 सदस्य शामिल थे। 2025 में कम से कम 10 बड़ी मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को निशाना बनाया। 4 जनवरी 2025 को आबूचमाड़ के जंगल में एक महिला नक्सली समेत 5 नक्सली ढेर हो गए। 20 से 21 जनवरी को छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर मुठभेड़ में 27 नक्सली मारे गए। 9 फरवरी को बीजापुर में 31 नक्सलियों को मार गिराया। 20 मार्च को दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 26 नक्सली ढेर हुए। 31 मार्च को तेवड़ा बीजापुर बॉर्डर पर तकरीबन 4.5 लाख की इनामी महिला नक्सली को ढेर किया गया। 15 मई को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 31 नक्सली मारे गए। 21 मई को आबूचमाड़ में 27 नक्सलियों का एनकाउंटर किया। 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली बसुवा राजू भी मारा गया।
बसुआ राजू के एनकाउंटर पर अमित शाह ने कहा था, नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में 3 दशकों में ऐसा पहली बार है कि हमारे बलों ने एक महासचिव स्तर के नेता को मार गिराया है। 5 जून को बीजापुर में 1 करोड़ का इनामी नक्सली सुधाकर भी मारा गया। 11 सितंबर को 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली मोटेम बाल कृष्ण समेत 10 नक्सली मारे गए। 15 सितंबर को हजारीबाग में हुए मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी सहदेव सोरेन सहित 3 टॉप नक्सली लीडर्स मारे गए। इसके बाद नक्सली लीडर अभय ने एक पर्चा जारी करते हुए लिखा था कि पिछले 15 महीनों में उनके 400 साथी मारे गए हैं। अगर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन रुके तो हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। इस पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कहा था कि हमारी सरकार सार्थक वार्ता के लिए बिल्कुल तैयार है, बशर्ते इसके लिए कोई शर्त ना हो। अब अगर साहब इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अमित शाह के बयान और सरकार के एक्शन से खौफ तो आया है, लेकिन इस एक्शन के बाद देश भर में कहां और कितने नक्सली बचे हैं? 2024-25 में सरकारी एक्शन से नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेन नक्सली संगठन सीपीआई-एम और उसकी हथियारबंद विंग पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी पीएलजीए अब बिखर चुकी है। बस्तर आईजीपी सुंदर राज ने मार्च 2025 में बताया था कि सीपीआई-एम की सेंट्रल कमेटी में सिर्फ 12 से 14 एक्टिव कमांडर और कुल सिर्फ 1200 माओवादी बचे हैं। इनमें से सिर्फ 400 हथियारबंद मेंबर यानी कैडर ही बचे हुए हैं, जबकि इससे पहले ये करीब 12,000 कैडर थे। बाकी 700 से 800 लोग सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं। ये चेतना नाट्य मंच और दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ जैसी कल्चरल विंग के मेंबर्स भी हैं। अभी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में करीब 200 नक्सलियों के मौजूद होने की जानकारी है। इसके अलावा झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी सिर्फ 100 से 125 कैडर ही बचे हो सकते हैं। सुंदर राज ने यह भी कहा था कि आंकड़े हमारी फोर्सेस को भरोसा दिलाते हैं कि वो मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प को पूरा करेंगे। अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये नक्सलवाद के लिए बहुत मुश्किल दौर है। सरेंडर करने वाले कई नक्सली इसलिए हथियार डाल रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि वो इस लड़ाई को जारी रख पाएंगे। अब इस लेटर की अगर बात की जाए तो बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने यह भी कहा कि फिलहाल नक्सलियों के इस पर्चे की जांच की जा रही है। जब हम पूरी तरह से श्योर हो जाएंगे उसके बाद ही कुछ दिया जा सकता है। साथ ही छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी कहा कि अगर लेटर सही पाया गया तो वरिष्ठ नेता इस पर फैसला करेंगे। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि यार अब नक्सलवादी खुद सरेंडर करने को कह रहे हैं तो फिर सरकार ये जांच की बात क्यों कर रही है? देखो, अभय के पहले भी जिस सोनू नाम के इंसान की तरफ से ये चिट्ठी आई थी वो सीपीआई माओवादी की पॉलिटिक ब्यूरो के मेंबर हैं। दरअसल अभय और सोनू दोनों नाम एक ही इंसान के हैं जिसका असली नाम है वेणुगोपाल। इसलिए इस चिट्ठी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल है। अब यहाँ 2 सिनेरियो बन रहे हैं। पहला तो ये है कि माओवादियों के बीच आपसी कनेक्शन पूरी तरह टूट गया है। ऐसे में फोर्सेस इस चिट्ठी को प्रचारित कर रही हैं ताकि माओवादियों के बीच में मैसेज जाए कि उनके नेता ने ही सरेंडर कर दिया है, जिससे वो भी हथियार डालने पर मजबूर हो जाए। दूसरा ये कि अगर चिट्ठी वाकई सीपीआई-एम की तरफ से आई है तो इसका लब्बो लबाब यही है साहब कि सीपीआई-एम हार मान चुका है। चिट्ठी की भाषा बताती है कि वो अब सरकार को सीज फायर के लिए मनाकर खुद को जिंदा बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे पहले माओवादी जब सीज फायर की बात करते थे तो कोई समय सीमा नहीं देते थे और इसकी आड़ में समय लेकर खुद को मजबूत करते रहते थे। इस बार उन्होंने 1 महीने का वक्त मांगा है। इससे लगता है कि वो हथियार डालने को लेकर बहुत सीरियस है। अब जब सीरियस है तो चलो ये मान लेते हैं कि ये सरेंडर कर भी देंगे, लेकिन उसके बाद क्या? मतलब अगर नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया तो सरकार इनके साथ क्या करेगी? एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी सरकार के पास कई ऑप्शंस हैं। पहला, सरकार बातचीत ना करके अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू करेगी। सरकार 18 महीने से जिस तेजी से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है उससे ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार बातचीत करेगी। असल में जब नक्सली हथियार डालने को हो गए हैं तो सरकार को बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार इसमें पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहे तो जरूर ऐसा कर सकती है। आप चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों से बात करते हैं, फिर ये तो देश के ही आदिवासी हैं जो एक गलत तरीके से लेकिन अच्छी वजह से लड़ रहे हैं। दूसरा, सरकार अपनी शर्तों पर बातचीत करेगी। अब अगर सरकार सरेंडर के लिए मान जाती है और अपने ऑपरेशन को रोकने के लिए फैसला करती है तो वो अपनी शर्तों पर ही सरेंडर करवाएगी। ऐसे में हिंसा में शामिल रहे नक्सलियों को जेल भेजा जा सकता है। कुछ कम गंभीर मामलों में जेल में बंद नक्सलियों को छोड़ा भी जा सकता है। वहीं बड़े नेताओं को मुख्य धारा की राजनीति से जुड़ने का मौका दे सकती है। सीपीआई-एमएल ने भी ऐसा ही किया था। अभी बिहार और छत्तीसगढ़ में उसके विधायक हैं।
सीपीआई-एम भी यही रास्ता अपना सकती है। वहीं साहब, माओवादी आंदोलन से जुड़े आम आदिवासियों और ग्रामीणों को सरकार मेन स्ट्रीम में लाना चाहती है। दरअसल सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 2 मोर्चों पर अभियान चलाया। नक्सलियों के खिलाफ सेना और सशस्त्र बलों के सीधे ऑपरेशंस तेज किए गए। दूसरा, नक्सली इलाकों में डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। इसके लिए 2017 में तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 सूत एक्शन प्लान पेश किया था। इसके तहत सरकार ने नक्सली इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट्स, एजुकेशन, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी पर काम भी किया है। अब तक नक्सली इलाकों में 14,618 किलोमीटर की सड़कें बन चुकी हैं। नक्सली इलाकों में नए ITI, एकलव्य मॉडल स्कूल, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और बैंक वगैरह खोले जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और आती है कि ये जो हम नक्सलवाद का जिक्र करते हैं तो सिर्फ सीपीआई-एम ही आती है क्या? माने अगर सीपीआई-एम ने सरेंडर कर दिया तो क्या देश भर के नक्सलवाद खत्म हो जाएंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ के DGP रहे RK विज ने एक इंटरव्यू में अपने कहा था कि हम नक्सली इलाकों में कंट्रोल पा सकते हैं, लेकिन हर नक्सली को खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसे में नक्सलियों के पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, लीडर बदलकर अपना मूवमेंट जारी रखें, या फिर दूसरा, एक तरफा सीज फायर कर लें। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 1967 में शुरू हुआ नक्सलवाद आंदोलन 1973 तक लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन करीब 40 साल बाद नक्सलवाद फिर से खड़ा हो गया। नक्सलवाद एक नए तरीके से, एक नए रूप में दोबारा भी पनप सकता है, चाहे हम हिंसक हों या फिर पूरी तरह से अहिंसक। सीपीआई-एम नक्सलियों का सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन इसके अलावा भी छोटे-छोटे 17 माओवादी संगठन डटे हुए हैं। सब इतिहास में पहले भी जब नक्सलियों ने हथियार डाले तो तब नक्सलियों का कोई दूसरा संगठन इसके रिएक्शन में एक्टिव हो गया और दोबारा हथियार उठा लिए। कुल जमा बात यह है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद नक्सल आंदोलन चलता रहा। जब जब सरकार ने सोचा कि नक्सलवाद खत्म हो गया है, तब तब ये दोबारा उभरकर सामने आया। माओवादियों से जुड़े गांव में लोगों को सरकार पर पूरी तरह से भरोसा कायम होने में थोड़ा वक्त लगेगा, और ऐसा होने पर ही नक्सलवाद पूरी तरह खत्म होगा। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।